गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। ठंड बढ़ गई है और एग्ज़ाम के डेट आ जाने के कारण अंदर की बेचैनी और गर्मी बढ़ गई है। दोनों को हर परिस्थिति में कंट्रोल करके रखना है। आप जानते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है, जान लगा दो या जाने दो। मतलब कि पूरी तरीके से अब आपको एक्टिव हो जाना चाहिए अगर आप इस बार रिजल्ट लेना चाहते हैं तो। ये इस वीडियो में हम स्पेशली एग्ज़ाम, चूँकि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। और स्पेशल चर्चा करेंगे रिवीजन से संबंधित, ग्रुप डिस्कशन से संबंधित, ऑनलाइन और ऑफलाइन के टेस्ट से संबंधित, और इसके अलावा पैटर्न और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस से संबंधित, क्वेश्चन कितना बनाना चाहिए, अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे और हमको लगता है कि आपको अंत तक ये वीडियो देखना चाहिए और मेरे ख्याल से आपको निश्चित रूप से ये पसंद भी आएगा। तो सबसे पहले तो कुछ डेटा आपको जो ऑलरेडी आप जान रहे हैं फिर से हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि जैसे 1.25 करोड़ बच्चे आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और 35,000 प्लस आपका सीट है और 1/3 निगेटिव है और 20 गुना रिजल्ट दिया जाना है। करीब आपका 7 लाख CBT 1 का रिजल्ट दिया जाएगा और मैक्सिमम जितना मार्क्स अभी आप CBT 1 में लाएंगे उतना ज़्यादा CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी, क्योंकि 13 अलग अलग इसमें पोस्ट है। अगर अधिक मार्क्स इसमें ला पाए तो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर मार्क्स अगर कम हो गया तो हो सकता है कि सेलेक्टिव पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करें। और इसमें भी आप जान रहे हैं कि कुछ ऐसा पोस्ट है कि CBT 1 CBT 2 के बाद डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन हो जाना है, जैसे गार्ड वगैरह है और भी कुछ पोस्ट है। कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें टाइपिंग अनिवार्य है CBT 2 पास करने के बाद। कुछ ऐसा पोस्ट है, उसमें 2 ऐसा पोस्ट है जिसमें साइको भी आपको देना है आगे चल करके। तो टाइपिंग भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब आप CBT 1 दे लेंगे उसके बाद 1 घंटा आप टाइपिंग भी स्टार्ट कर देंगे, बाकी CBT 2 का आप तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू महत्वपूर्ण ये है कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में वर्तमान में जो आपका चल रहा है 70% 30% ही मेन आपका कंपटीटर है। 70% वैसे स्टूडेंट हैं कि चलो इतना ज़्यादा संख्या में फॉर्म आया हुआ है, वैकेंसी आया हुआ है, फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि पढ़ाई लिखाई छूट गया है लेकिन अभी एज बचा हुआ है तो फॉर्म भर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि क्वालिफिकेशन तो हो गया है लेकिन सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हैं, फॉर्म आया हुआ है चलो भर देते हैं। लेकिन 30% ऐसे बच्चे हैं जो कि आपकी तरह सीरियसली लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे अपने घर पे सीरियसली लगे होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सीरियसली लगे होंगे, बहुत सारे बच्चे पटना, भोपाल, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, जहाँ जिनको मौका मिलता है वहाँ लगे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या 30% है जो मेन कंपटीटर है। आप समझ सकते हैं कि 1.25 करोड़ में 30% को अलग कर दीजिए तो 40-42 लाख मेन आपके कंपटीटर होंगे, जिसमें से 7 लाख रिजल्ट देना है। अगर एक तरीके से गौर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं होना है, लेकिन चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसलिए खुद का परफॉर्मेंस आप जब तक ऊपर के रेंज का नहीं रखेंगे तो कन्फ्यूजन हमेशा बना हुआ रहेगा। तो अभी लास्ट मोमेंट में आपकी यही रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले तो नया चीज़ अब पढ़ने का समय नहीं है। 2 साल तक आप लगातार तैयारी किए हैं, एन कैन प्रकार लगातार डेट एक्सटेंड होता गया और आपको समय मिलता गया। फिर भी स्टूडेंट इस आशा में हैं कि फर्स्ट फेज में मेरा ना हो करके सेकेंड फेज में एग्ज़ाम हो तो थोड़ा इससे राहत हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे ये भी सोच हो सकता है कि चूँकि शुरू में जिसका है तो पैटर्न तो सबको पता है कैसा क्वेश्चन पूछना है, जिस तरह का अभी क्वेश्चन पूछता आया है बहुत ज़्यादा भिन्न इससे नहीं रहना है। फिर भी जो एक ट्रेंड चलता है तो आगे चल कर के वही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो जो जिनका बाद में पड़ेगा एग्जामिनेशन तो वो इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, तुरंत उस तरह के क्वेश्चन का रिवीजन आप बढ़ा देंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस बढ़ा देंगे तो भी उसका बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर बाद वाले स्टूडेंट ये लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हम कहना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट में अभी आपको
अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन किस चीज़ का? तो रिवीजन आप जैसे साइंस में क्या पढ़े हैं, चूँकि साइंस में 10 से 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका रेलवे एनटीपीसी में साइंस से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन रहेगा। तो जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता आया है, मैक्सिमम बच्चे तैयारी कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। और रिवीजन जिनको लास्ट मोमेंट में करना है, तो बहुत सारा टारगेट बैच या उस तरह का बैच रिवीजन के लिए भी ऑनलाइन भी चल रहा है। अब तो बिहार सरकार ऑफलाइन कोचिंग 4 जनवरी से खोलने का ऑर्डर दे दिया है, तो हमारा तो अगले सप्ताह से ऑफलाइन टेस्ट भी स्टार्ट सेंटर पे हो जाएगा और कुछ कुछ क्विज टाइप से बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रेगुलर बैचेज 4 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी कर सकते हैं। तो रिवीजन आपको बता रहे थे क्या करना है, तो साइंस का अच्छे से रिवीजन कर लेना है जो आपका पढ़ा हुआ है। एक टाइम आप निर्धारित कर लें कि 1 से 1.5 घंटा हमको डेली साइंस पे देना है। पढ़े हुए कॉपी को आप अच्छे से अंडरलाइन कर करके रिवीजन करते चले जाएंगे, रिवीजन करते चले जाएंगे। या इससे पहले जो भी सेट बनाए होंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा होगा या गलत हुआ होगा, अगर उसमें टिक किए होंगे या अलग जगह उसका कलेक्शन किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो उसका रिवीजन करते चले जाना है। करंट अफेयर्स का जहां तक सवाल है, तो आप देख रहे हैं कि अभी 15, 16, 17 तारीख को भी जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्जाम हुआ, पिछले 1 साल, सवा साल के बैक तक का करंट अफेयर्स पूछा है। तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर्स, चूंकि उसका अच्छा खासा इसमें रोल रहेगा, तो करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का बैक से लेकर के वर्तमान तक लाइन बाय लाइन आप देखते चले जाएंगे। इस बीच रिविजन करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावे आप जो आपका आर्ट्स पोर्शन और स्टैटिक जीके मतलब विविध टाइप का क्वेश्चन जो होता है, ये दोनों सेक्शन को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें भी पढ़े हुए चीज को अच्छे से इस बीच में लगातार रिवीजन करते चले जाना है। मैथ और रीजनिंग रिवीजन का बात नहीं है, वहाँ पर प्रैक्टिस का बात है। तो मैथ प्रीवियस ईयर या अच्छा प्रैक्टिस वर्कबुक है, प्लेटफॉर्म का भी 3 वॉल्यूम का आ गया है, 4था वॉल्यूम पे काम भी चल रहा है। तो अच्छे प्रैक्टिस वर्कबुक से मैथ और रीजनिंग को भी लगातार प्रैक्टिस करते चले जाना है। और हर टाइप का प्रीवियस ही अगर आप बनाएंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आपसे देखना है कि बनना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो फिर से उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, और जब भी जो क्वेश्चन नहीं बना उसके कंसेप्ट को सीख करके अगले सेट में अगर वैसा क्वेश्चन दोबारा से मिलता है तो आपका प्रयास होना चाहिए वहां पर फंसना नहीं है, बल्कि उस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे श्योर हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस तरीके के प्रोसेस में पता चलेगा कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लगातार आपका होते जा रहा है, लगातार आपका स्कोर बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरीके से मैथ और रीजनिंग, चूंकि मैथ और रीजनिंग 100 में से 55-60 क्वेश्चन इसी सेक्शन से रहना है, और मैथ और रीजनिंग का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% सब दिन से ये स्कोरर पेपर रहा है, तो यहाँ पर आपका स्कोर भी इसी के माध्यम से बढ़ेगा। तो इसलिए ये पोर्शन आपका बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपस में ग्रुप डिस्कशन अगर संभव है, 2, 4, 5 बच्चे अगर एक जैसे तैयारी करने वाले हैं तो कम से कम 1 घंटे का टाइम निर्धारित करके आपस में ग्रुप डिस्कशन भी करना है। नहीं तो कोचिंग वगैरह में क्विज क्लासेस वगैरह चलता है तो उसका भी सहारा ले सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि खास करके जीएस वगैरह का ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो ग्रुप डिस्कशन किया हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा और मेहनत भी वहाँ अपेक्षाकृत कम लगेगा, फ़ायदा आपको मैक्सिमम मिलेगा। और दूसरा क्या, ग्रुप में जब आप करेंगे तुलनात्मक भी आपका कंपैरिजन भी आप करते चले जाएंगे कि दूसरे स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। तीसरा चीज़ ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात हम किए, तो ऑफलाइन टेस्ट तो अब हमारा स्टार्ट होगा, और जहाँ भी आप रहते हैं अगर उस जगह ऑफलाइन टेस्ट की व्यवस्था है तो आप कोशिश करें कि जहां मैक्सिमम बच्चे सम्मिलित टेस्ट में होते हैं, अधिक से अधिक भीड़ में टेस्ट देने का प्रयास करें, जिससे कि आप दूसरे बच्चों से कंपैरिजन कर पाएं। क्योंकि वहीं आपको 200, 400, 500, 1000 बच्चे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, तो क्या उम्मीद करेंगे कि जहां करोड़ों बच्चे, लाखों तो अब नहीं कहेंगे, करोड़ से ऊपर बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, वहाँ हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। तो छोटा छोटा इंप्रूवमेंट आपको करने का मौका मिलेगा इस टेस्ट के माध्यम से। और दूसरी बात, ऑनलाइन टेस्ट अगर एक साथ 50-100 बच्चे कहीं पर देते हैं, अपना प्लेटफॉर्म में भी व्यवस्था है, और जो बच्चे यहाँ पटना में नहीं रहते हैं, दूसरे जगह अगर कहीं पर रहते हैं, अगर वहाँ पर अगर इस तरीके का व्यवस्था है तो कोशिश करें कि सेट अगर आपको
टू द पॉइंट, मतलब कि पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलता है, तो ऑनलाइन टेस्ट का भी जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। लास्ट में 15-20 टेस्ट का भी अगर आप प्रैक्टिस 10-15 टेस्ट का करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अचानक जब वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, अगर ऑनलाइन टेस्ट में प्रैक्टिस पहले से नहीं रहेगा तो कम से कम 2 से 5 नंबर तक का फ़र्क पड़ जाएगा। आप ये बात श्योर मानिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन पहले से अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी है। इसके बाद अन्य बातें क्या होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसका भी प्रैक्टिस अभी से ही आप करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। 90 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन बनाना है, वैसी परिस्थिति में जबकि 1/3 आपका निगेटिव भी है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि कहाँ पर हमको किस क्वेश्चन को बनाना है, और बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आपका होगा। इसलिए अब जैसे रीजनिंग की ही बात करें तो 4-5 रीजनिंग का क्वेश्चन 30 में से ऐसा होगा कि जो कि आपके टाइम को बहुत ज़्यादा किल करेगा या बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेगा। तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि 30 में से 25 क्वेश्चन हम अगर आपसे जल्दी जल्दी बनता है तो उस क्वेश्चन को बना लें, बाकी 4-5 क्वेश्चन हम तत्काल छोड़ दें। अगर बाद में समय बचा पाते हैं तो फिर हम लौट करके उस 5 क्वेश्चन पर आएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि बड़ा क्वेश्चन में अगर आप उलझ जाइएगा तो आपको टाइम आपका बहुत सारा वो किल कर देगा, और टाइम बहुत सारा आपका वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। दूसरे जो अगर वहाँ से थोड़ा समय बचा पाएंगे तो दूसरे जगह देंगे तो उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई बार आपको देखते हैं ऐसा होता है कि अगर 100 क्वेश्चन पूछा है तो 80-85 क्वेश्चन बना देते हैं, और लास्ट का 10-15 क्वेश्चन आप टाइम मैनेजमेंट अगर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर टाइम ओवर हो जाता है, छूट जाता है 10-15 क्वेश्चन। लास्ट में आपको पता चलेगा अरे 10 से 15 क्वेश्चन लास्ट वाला जो हमारा छूटा है, इतना उसमें कई सारे क्वेश्चन आसान थे कि इजी वे में हमारा 7-8 क्वेश्चन तो जरूर सही हो जाता अगर थोड़ा सा हम अपना एक्स्ट्रा समय दे देते तो उस परिस्थिति में आपको बहुत अफसोस होगा। और अगर उसी की वजह से 1-2 मार्क्स भी एग्जाम में कम आता है तो समझिए कि 1 मार्क्स का अंतर पड़ेगा CBT 1 में, तो कम से कम 5000 बच्चे रैंक में ऊपर से नीचे हो जाएंगे। 2-4-5 नंबर तो बहुत मायने रखता है। इसलिए एग्जाम में ये रणनीति होनी चाहिए कि छोटा छोटा टाइम को कैसे सेव करके आप अधिक से अधिक टाइम का यूटिलाइज दूसरे क्वेश्चंस में करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए GS में अब जैसे स्टैटिक GK और आर्ट सेक्शन में उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप जानते होंगे वो तुरंत तुरंत टिक करके आप आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग मैथ में भी जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं, ये टाइम आपका लेगा रीजनिंग और मैथ, इसलिए जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं उसको तेजी से बनाते हुए आगे भागेंगे। और साइंस में भी न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ होगा या और कुछ वैसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वहाँ से भी आप टाइम का थोड़ा सा बचत कर पाएंगे। तो उम्मीद आपको कोशिश ये करना चाहिए, चूँकि 90 मिनट का समय आपके पास है तो लगभग 80 मिनट का समय आपको पूरी तरीके से इधर देना चाहिए। 10 मिनट टाइम बचाने का कोशिश करना चाहिए कि लास्ट में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना है या कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, उसके लिए रिवीजन के लिए लास्ट में या फास्ट लास्ट में बनाने के लिए 10 मिनट का टाइम अगर आप बचा पाइएगा तो हमको लगता है बहुत फ़ायदा होगा। वैसे स्क्रीन पर आपका तो टाइम वगैरह दिखाते ही रहता है, उससे भी थोड़ा सा स्पीड अपना फास्ट करके चलें, वो देख देख करके। तो एन कैन प्रकार इस तरह का आप चीज़ को कर करके हमको लगता है कि अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी ये भी आपको तय करना पड़ेगा, चूँकि समय जितना कम बचा हुआ है आपके पास में, कि डेली हमको कितना समय पढ़ने में देना चाहिए। जितना मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हैं, जितना मैक्सिमम टाइम आप निकाल सकते हैं। और जब आप स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे होंगे कि जिनको कि मेरे ख्याल से टाइम का अभाव नहीं होना चाहिए, जिनके ऊपर प्रेशर गार्जियन का नहीं होगा एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके। अगर प्रेशर आपके ऊपर दूसरे काम का भी है तो क्षमा थोड़ा सा मांगे गार्जियन से कि हमको कुछ दिन के लिए हमको टाइम दीजिए, हम अधिक से अधिक टाइम अभी पढ़ाई में लगाना चाहते हैं जिससे कि हम इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएँ। जद्दोजहद करके भी जैसे भी होगा आपको टाइम का मैनेजमेंट करना होगा, और कोशिश करना है कि 8 से 12 घंटा आपको अभी डेली तैयारी में देना चाहिए। और उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट में अपना टाइम बांट लें कि इतना देर हमको रिवीजन करना है, इतना देर मैथ और रीजनिंग का स्पेशल सेट बनाना है, इतना देर हमको फुल सिलेबस का टेस्ट बनाना है, इतना GD करना है, एक सेट अलग से हमको डेली बनाना है,
इस तरीके का आप टाइम मैनेजमेंट कर लें, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि पढ़िएगा तो 1 मिनट फुर्सत आपको नहीं मिलना है, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, स्टडी ही नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन किस बात का होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके बाबू एकदम एग्जाम तक जितना आपसे संभव हो खूब मेहनत करिए, पूरा आप जी जान लगा करके एक कर दीजिए, और कोशिश करिए कि इस बार किसी भी सूरत में अपना रिजल्ट हमको मिस नहीं करना है। अगर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के ये बात ठान लेते हैं, 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, और ऐसा आपको श्योर करना चाहिए जी जान लगा करके। और आपका रिजल्ट होगा तो हमें भी बेहद खुशी होगी, आपके फैमिली वालों को खुशी होगी, और आपके शुभचिंतक दोस्त सारे सबको खुशी होगी। और हम उम्मीद करेंगे ये खुशी आप ज़रूर हमको प्रदान करेंगे, और हमारे बात से अगर थोड़ा भी आपको बेनिफिट हो सकता है या होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट में आप लिखिएगा। तो हम कोशिश करेंगे और दुगुना उत्साह के साथ डेली हम कुछ ना कुछ इसी तरीके से आपको बातें आपसे कर करके या वीडियो इस तरह का बना करके आप थोड़ा सा आपको हम प्रमोट करने का कोशिश करें, और कोशिश करें कि मेरी बातें आपके जेहन तक पहुंचे और इसका बेनिफिट आपको मिले। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, धन्यवाद।